बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine. I am Sardar Sawarhan from ICB G63 Islamabad. Today it's my fourth lecture of Geography class 6 for second week. Before going to start the current topic, I will review briefly the whole previous third lecture of your subject. Students, हमने तीसरे चैप्टर में जिन चीज़ों को पढ़ा था उसमें द लोकेशन ऑफ द अर्थ विद इन द सोलर सिस्टम के निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन की लोकेशन क्या है एंड हाउ लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ, और ज़मीन के ऊपर इस जिंदगी किस तरह मार्ज वजूद में आई या कैसे मुमकिन हुई, द शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ। फिर ज़मीन की शक्ल और जिसामत के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था। फिर व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल सैटेलाइट्स एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द लोकेशन ऑफ द अर्थ विद इन द सोलर सिस्टम। हमने पढ़ा था कि अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज इन द सोलर सिस्टम। निज़ाम शमसी में अगर देखें तो ज़मीन का जो है वो पांचवा बड़ा साइज के लिहाज से पांचवी बड़ी पोजीशन है, यानी पहले नंबर पर जुपिटर, फिर सटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, और उसके बाद ज़मीन है। एंड थर्ड इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जबकि ये सूरज से फासले के लिहाज से देखें तो तीसरे नंबर पर ज़मीन बनती है, जिसमें पहले पे मर्क्यूरी है, दूसरे पे वीनस और तीसरे पे ज़मीन। Its average distance from the sun is about 93 million miles or 149 million kilometers. ज़मीन सूर्य से ज़मीन का फासला जो बनता है वो 93 मिलियन माइल्स या 149 मिलियन किलोमीटर के करीब बनता है। On Earth, everything is just suitable for life to exist. यानी ज़मीन के ऊपर हर एक चीज़ के लिए उसको एग्जिस्ट, उसका वजूद जो है वो बरकरार रह सकता है, बिकॉज क्योंकि द टेम्परेचर इज जस्ट नॉट राइट, टू कोल्ड एंड नॉट वेरी हॉट। कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है ना ये बहुत ज़्यादा गर्म है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा है। इसके अलावा हमारी ज़मीन पर मोर देन 71% एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। हमारी ज़मीन का 71% एरिया जो है वो पानी से घेरा हुआ है, यानी इट मीन्स कि वाटर है, ओशंस है, जबकि 29% जो है वो लैंड है। और जब पानी ज़्यादा होगा तो दैट कीप्स द टेम्परेचर नॉर्मल। इससे दर्जा ज़मीन का टेम्परेचर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। फिर हमने ज़मीन की देखा था कि हमारी ज़मीन पढ़ा कि ज़मीन के इर्द गिर्द हवा का एक गिलाफ सा लिपटा हुआ है और इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसमें गैसेस हैं, वाटर वेपर्स हैं और डस्ट पार्टिकल। ये सब चीज़ें ज़मीन के टेम्परेचर को मेंटेन रखने में अहम किरदार अदा करती हैं। फिर ज़मीन की शक्ल के बारे में हमें कैसे लगती है, लुक्स लाइक, अगर हम स्पेस से इसको देखें तो ब्लू मार्बल की तरह विद वाइट स्वेल्स एंड एरियाज ऑफ ब्राउन, येलो, ग्रीन एंड वाइट। स्वेल्स जो है वो आर क्लाउड्स हैं, द एरियाज ऑफ ब्राउन, येलो एंड ग्रीन आर लैंड, जबकि वो इलाके जो आपको जमीन के ऊपर ब्राउन, येलो और ग्रीन नजर आते हैं वो खुश्की है। एंड द एरियाज ऑफ वाइट आर आइस एंड स्नो, जबकि वो इलाके जो कि आपको सफ़ेद नजर आते हैं जैसे कि अंटार्कटिक की तरफ और आर्टिक सर्कल की तरफ, तो वो आइस और स्नो है। फिर शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा था। द शेप ऑफ द अर्थ लाइक्स ऑल अदर हेवनली बॉडीज इज स्फेरिकल। जमीन की शक्ल दूसरे इजराम फल्की की तरह क्या है, स्फेरिकल है, कुर्रानुमा है। द अर्थ इज बल्ज्ड आउट फ्रॉम द इक्वेटर एंड
फ्लैटेंड एट द पोल, जमीन जो है वो इक्वेटर पर उभरी हुई है, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जमीन जो है वो फ्लैटेंड है, पिच की हुई है। ड्यू टू दिस पार्टिकुलर शेप इट इज कॉल्ड जियोड। इस मखसूस शक्ल की वजह से हम कह सकते हैं कि जमीन क्या है, जियोड है। फिर साइज ऑफ द अर्थ में हमने पहले भी जिक्र किया है कि अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट इन साइज एंड थर्ड इन ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सन। फिर एरिया ऑफ द अर्थ हमने देखा है कि टोटल एरिया जो जमीन का बनता है वो 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के करीब बनता है, जबकि इसमें से 139 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया जो है वो लैंड है, जबकि 58 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया जो है वो खुश्की है, या अब कह सकते हैं कि 139 मिलियन स्क्वायर माइल्स एरिया जो है वो वाटर है, जबकि 58 मिलियन माइल्स स्क्वायर माइल्स एरिया जो है वो लैंड पर मुश्तमिल है। यानी जमीन का टोटल एरिया अगर 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है तो मिलियन माइल्स में ये 197 मिलियन माइल्स बनता है। एस इक्वेटर, इक्वेटोरियल डायमीटर देखें तो जमीन का जो इस्तवाई कतर है वो 12,756 किलोमीटर या 50 किलोमीटर के करीब बनता है, जबकि अर्थ पोलर डायमीटर जो है वो 12,714 किलोमीटर यानी 12,714 किलोमीटर के करीब बनता है। सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ के बारे में जमीन का जो मोइद है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25,000 मील के करीब बनता है इक्वेटर पर, जबकि पोलर जो है वो 24,860 माइल्स के करीब बनता है। इसके बाद हमने जो तीसरा टॉपिक पढ़ा था वो था नेचुरल सैटेलाइट वर्सेस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, कि इन दोनों में फर्क क्या है। तो नेचुरल सैटेलाइट मींस विच इज क्रिएटेड बाय नेचर, यानी ऐसे सियारे जो कुदरत की तरफ से पैदा करता हूँ, अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया हो, जस्ट लाइक द अर्थ मून वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ नेचुरल सैटेलाइट। जो हमारे जमीन का चांद है, इसी तरह जुपिटर के 67 के करीब चांद हैं, और बेशुमार जो प्लैनेट हैं उनके चांद हैं, तो ये नेचुरल सैटेलाइट्स हैं जो कि हम अपने अपने सियारों के गिर्द और फिर सूरज के गिर्द घूमते हैं। जबकि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या है, इट आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज एन ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यानी वो सैटेलाइट जो कि इंसान ने बनाए हैं, जैसा कि मवासलात के सैटेलाइट्स हो गए, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी महकमा मौसमियात के जो सैटेलाइट्स हैं, दीज सैटेलाइट्स आर बिल्ट ऑन अर्थ, इनको जमीन पर बनाया जाता है, एंड लॉन्च्ड इनटू द स्पेस बाय रॉकेट्स आर रिलीज्ड बाय स्पेस से, या तो उनको रॉकेट के जरिए से या जो उनके स्पेस स्टेशन होते हैं वहां से इनको फजा के अंदर, खला के अंदर छोड़ा जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमने चैप्टर 3 को रिव्यू किया है। अब हम आते हैं लेक्चर नंबर 4 है, जिसके मेन टॉपिक्स हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड देयर इम्पैक्ट्स, कि जमीन की कौन कौन सी हरकत हैं और उनका जमीन पर क्या असर पड़ता है, और फिर इसमें एक्विनॉक्स क्या है और सोलिस्टिस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, देयर आर टू मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ, जमीन की दो अहम हरकत हैं। एक को कहते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ और सेकंड वन है रेवोल्यूशंस ऑफ द अर्थ। सबसे पहले देखते हैं रोटेशन ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ? द स्पिनिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब जमीन अपने महवर, जो उसका इमेजिनरी फर्जी महवर है, उसके गिर्द जो है वो रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, तो इसको क्या कहते हैं? रोटेशन कहते हैं। एक्सिस मींस एन इमेजिनरी लाइन, एक्सिस एक महवर जो है वो एक फर्जी खत है, दैट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ जॉइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल, और ये एक्सिस जो है वो जमीन के मरकज में से गुजरता है और ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल से जाकर मिलता है। द अर्थ रोटेट्स इट्स एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 23.5 मिनट और 66.5 मिनट, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। जमीन जो है वो 23.5 डिग्री या आप कह सकते हैं कि 66.5 मिनट के एंगल पर जो कि वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। जब जमीन इस एंगल पर मूव करती है तो इससे जमीन पर दिन और रात मार्ज वजूद में आते हैं। ये आप देख लें, ये एंगल आपको नजर आता है कि ये 90 एंगल है, और इससे आप थोड़ा सा इस साइड पे जाएं तो ये
फर्क जो बनता है वो 66 डिग्री एंड हाफ मिनट का एंगल बनता है, लेकिन 90 और 66 डिग्री एंड हाफ मिनट के दरमियान तकरीबन जो फर्क बनता है वो 23.5 डिग्री का बनता है। तो जमीन इस एंगल पर झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, the earth completes one rotation on its axis in 24 hours। जमीन जो है वो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। The formation of day and night is related to rotation of the earth। इस रोटेशन की वजह से जमीन पर दिन और रात बनते हैं। यानी जो हिस्सा, फॉर एग्जांपल आप इस डायग्राम में देखें कि ये हिस्सा इस वक्त आधा हिस्सा जमीन का सूरज के सामने है, तो यहाँ पर दिन है, और ये हिस्सा इस वक्त जो सूरज से परे है, तो ये आप यहाँ पर देखें कि नाइट है, और ये आपको मून भी नजर आ रहा है, जबकि इस हिस्से में आपको मून नजर नहीं आ रहा है। तो जो ऐसा सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। यानी हर 24 घंटे में आप कह सकते हैं कि एक मर्तबा आधी जमीन सूर्य के सामने आती है और आधी जमीन अंधेरे में होती है। The side of the earth that faces the sun has daytime। वो जमीन का वो हिस्सा जो सूर्य के सामने होता है वहां दिन होता है। And the side that faces away from the sun has night time। लेकिन वो हिस्सा जो कि सूर्य से परे होता है वहां नाइट होती है। ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि ये नाइट है, और ये एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 66 डिग्री एंड हाफ मिनट का, और ये 90 डिग्री नॉर्थ है और ये 90 डिग्री साउथ है। यानी ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और ये जमीन देखें कि ये किस एंगल पर झुकी हुई है। जो इसका एंगल बनता है ये 23 डिग्री एंड हाफ मिनट के एंगल पर झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। ये इसका इक्वेटर है, और ये एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। तो अगर जमीन इस एंगल पर झुकी हुई ना होती तो एक वक्त में आधी दुनिया पर क्या होता कि सिर्फ सूर्य की शुआएं लग रही होती और वो हीट रिसीव कर रहा होता जमीन का हिस्सा, और आधा हिस्सा हमेशा तारीकी में रहता। तो अल्लाह ताला ने इस जमीन को, जो कि बहुत खूबसूरत जमीन बनाई है, और इसको एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन दे के इस जमीन को, जो कि अपने इस एक्सिस पर, जो इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो इसका इमेजिनरी एक्सिस इस पर वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है। इसी वजह से हमें सूरज मशरिक से निकलता हुआ और मगरिब में गुरूब होता हुआ नजर आता है। तो अर्थ की रोटेशन के लिहाज से अगर हम देखें तो जमीन को निज़ाम शमसी में एक ख़ास मुकाम हासिल है, क्योंकि निज़ाम शमसी में ये वो वाहिद सियारा है जिस पर ज़िंदगी मौजूद है। यानी वो वाहिद प्लैनेट है जिस पर ज़िंदगी है। हो सकता है कायनात के अंदर ऐसे और निज़ाम और भी सोलर सिस्टम में, लाखों अरबों खरबों सोलर सिस्टम में, और इनमें कोई ऐसा प्लैनेट हो जिस पर ज़िंदगी के लिए दरकार तमाम लवाजमात मौजूद हों, लेकिन फिल वक्त अभी तक इंसान ऐसे सियारे का या ऐसे प्लैनेट का खोज नहीं लगा सकता है। हमारी जमीन पर जिंदगी की बका की जमानत सूरज है। ये आपके सामने जो सूरज है ये हमारी जमीन पर जिंदगी की बका का ज़ामिन है। सूरज से हमें हीट एंड रोशनी, आप कह सकते हैं कि हीट एंड एनर्जी हासिल होती है। जमीन अपने महवर पर भी गर्दिश करती है, और एक मदार के अंदर सूरज के गिर्द भी पहली गर्दिश को महवरी गर्दिश, जबकि दूसरी को हम क्या कहते हैं, मदार भी, यानी रोटेशन ऑफ द अर्थ और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ के नाम से करते हैं। तो जमीन अपने इस महवर जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर है 66 डिग्री एंड हाफ मिनट का एंगल है, इस पर झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है। तो जमीन की इस महवरी गर्दिश की वजह से क्या होता है कि जमीन जो है वो 29.8 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से हमारे सोलर सिस्टम में गर्दिश करती है, और जो सियारे जमीन पर तेज तरीन गर्दिश करते हैं उनमें से एक हमारी जमीन भी है। इब्तदाई दिनों में ये इस गर्दिश के बायस कुतुबैन पर थोड़ी सी क्या हो गई है, फ्लैटेंड हो गई थी, और इक्वेटर पर थोड़ी सी बल्ज या बाहर निकल गई थी। इसलिए जमीन पर को बिल्कुल गोल नहीं कह सकते, बल्कि इसको आप कह सकते हैं ओवलेट
स्फेरिकल शेप कह सकते हैं, कंप्लीट सर्कुलर नहीं कह सकते, यानी अंडे की मानिंद है। ये अपने महवर पर घूमती है और इसके घूमने की रफ्तार मैंने बताया कि 29.8 किलोमीटर फी सेकेंड है। जमीन अपने महवर पर एक चक्कर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में मुकम्मल करती है, जिससे दिन और रात यानी 24 घंटे कहते हैं कि दिन और रात बनते हैं। अब इस गर्दिश की वजह से जमीन पर क्या होता है कि जमीन की इस गर्दिश की वजह से जमीन हरारत और रोशनी के लिए मुकम्मल तौर पर सूरज पर इंसार करती है। अगर जमीन साकुन होती तो इसके आधे हिस्से पर क्या होता है, मुसलसल रोशनी पड़ती रहती और वो मुसलसल रोशन रहता है, जबकि आधा हिस्सा हमेशा तारीकी या अंधेरे में डूबा रहता और वहां रात होती। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। इसलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह आल इमरान में इरशाद बारी ताला है, तू ही रात को दिन और दिन को रात में दाखिल करता है। फिर एक और जगह कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उसने आसमान और जमीन को हिकमत से पैदा किया, वो रात को दिन पर लपेटा है और दिन को रात पर लपेटा है। इससे आप देख सकते हैं कि जमीन की रोटेशन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये कुदरत कायनात है, ये अल्लाह ताला का निज़ाम है जिससे दिन और रात बनते हैं। सूरज और सितारों की हरकत भी महज जमीन की गर्दिश के बायस ही है। हमें जो सूरज और सितारे ये हरकत करते नजर आते हैं, ये जमीन की रोटेशन की वजह से। सूरज, इसी वजह से हमें सूरज हर सुबह मशरिक से निकलता हुआ नजर आता है और हर शाम को मगरिब में ग्रूब होता हुआ नजर आता है। लेकिन दर हकीकत ये सूरज हरकत नहीं करता, बल्कि जमीन, हमारी जमीन जो है वो अपने महवर पर घूम रही होती है। जमीन की इस रोटेशन की वजह से क्या होता है कि जमीन की रफ्तार जो है वो सूरज के गिर्द जो है वो 30 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जब ये हरकत करती है, तो ये अपना एक चक्कर सूर्य की गिर्द जो है वो 365 दिन और 6 घंटों में 6 घंटों में मुकम्मल करती है। इसे हम सोलर एयर या शमसी साल कहते हैं। अपने सफर के दौरान जमीन 94 करोड़ किलोमीटर का सफर तय करती है। अब जब ये जमीन सूरज के गिर्द मदार की शक्ल में, जिसको हम रोटेशन ऑफ दी रेवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ कहते हैं, तो रेवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ क्या है? द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इन एट अ फिक्स्ड पाथ विच इज कॉल्ड ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब जमीन अपने एक मखसूस रास्ते पर जो सूरज का उसका मदार है हरकत करती है, तो उसको मदारवी हरकत या revolution of the earth कहते हैं। The earth revolves from west to east around the sun at an average speed of 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी जमीन सूरज के गिर्द मखसूस रास्ते के ऊपर 29.8 किलोमीटर फी सेकेंड की रफ्तार से जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करती है। The earth completes one revolution around the sun in 365 days। जमीन जो है वो सूरज के गिर्द अपना चक्कर 365 दिन एंड 6 आवर्स मीन 1 ईयर यानी 6 घंटों में मुकम्मल करती है। और इसी तरह हर साल अगर आप इन 6 घंटों को प्लस करते जाएं तो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, यानी जो फरवरी होता है वो 28 के बजाय 29 दिन का हो जाता है। दिस मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। अब ये आपके सामने डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं ये रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ है, ये जून सॉलिस्टिस है, ये मार्च इक्विनॉक्स है, ये सितंबर इक्विनॉक्स है और ये दिसंबर सॉलिस्टिस है। और ये जमीन रोटेट कर रही है। इसको देखते हैं कि जमीन की मदारवी गर्दिश से सतह जमीन पर क्या असरात मुरतब होते हैं। जमीन चूंकि अपने महवर पर 66 डिग्री एंड हाफ मिनट के एंगल पर झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो इस हालत में जब ये मूव करती है तो इससे सतह जमीन पर कुछ इम्पैक्ट्स मुरतब होते हैं। पहला है मौसमों में तब्दीली वाक़ होती है, यानी इसकी वजह से क्या होता है, मौसम चेंज होते हैं। मौसम की एक दूसरे में तब्दीली जमीन की रेवोल्यूशन ऑफ द मूवमेंट की वजह से। दुनिया के 4 बड़े मौसम यानी मौसम सरमा, बहार यानी समर, स्प्रिंग, विंटर
और ऑटम, ये रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से। ये मौसम सूरज से जमीन के खास ताल्लुक और मुकाम की वजह से पैदा, और इस मुकाम में तब्दीली की वजह से ही ये एक दूसरे में तब्दील भी होते रहते हैं। फिर आप देखें कि कभी दिन बड़े हो जाते हैं और कभी रातें लंबी हो जाती हैं। तो ये कैसे होता है कि इस रोटेशन की वजह से जमीन के कुछ हिस्सों पर आप देख रहे हैं कि जब जमीन मदारवी गर्दिश का खतूत अर्ज बलद यानी लैटिट्यूड्स और पुर्रा अर्ज पर मौजूद जोन्स पर भी असर पड़ता है। जमीन के महवरी झुकाव और इसकी जो रेवोल्यूशन ऑफ द मूवमेंट है, इसकी वजह से सूर्य की तरफ से आने वाली जो रेज होती है वो इक्वेटर और पोल्स के इलाकों के दरमियान वाले इलाकों पर मुख्तलिफ जावियों से पड़ती हैं। इस तरह इनकी सतह को गर्म करने की शिद्दत में भी कमी बेशी होती रहती है। तिरछी, चूंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूर्य की शुआएं तिरछी पड़ती हैं, जिससे वहां जमीन जो है वो कम गर्म होती है। सूर्य की शुमालन जनबर हरकत को हम डिक्लाइनेशन ऑफ द सन कहते हैं। इसकी ज्यादा से ज्यादा जो लिमिट है वो सूरज जो है वो 23 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसी तरह 23 डिग्री एंड हाफ मिनट साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान हरकत करता है। इस तरह इक्वेटर के दोनों तरफ आप देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के दरमियान सूरज की किरणें सारा साल उमदन पड़ती हैं, वर्टिकल पड़ती हैं। इसलिए गर्मी की शिद्दत यहाँ पर ज्यादा होती है और इसे हम टॉरेड जोन के नाम से कहते हैं। जबकि 23 डिग्री एंड हाफ मिनट से लेकर 66 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ यानी नॉर्थ एंड साउथ यानी आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के दरमियान सूर्य की जो रेज है वो साल के कुछ वक्त के लिए कम तिरछी और कुछ अरसे के लिए उमदन पड़ती हैं, यानी कभी वो ओब्लिक पड़ती हैं और कभी वर्टिकल पड़ती हैं। इस तरह ना ज्यादा गर्मी होती है और ना ज्यादा सर्दी होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, टेम्परेट रीजन्स के नाम से कहते हैं या टेम्परेट जोन के नाम से कहते हैं। जबकि 66 डिग्री एंड हाफ मिनट नॉर्थ और साउथ से लेकर 90 डिग्री नॉर्थ और साउथ के दरमियान सूर्य की शुआएं सारा साल ओब्लिक या तिरछी पड़ती है। इसलिए इन इलाकों में बहुत ज्यादा सर्दी होती है और इसको फ्रिजिड जोन के नाम से कहते हैं। तो जब सूरज, आप कह सकते हैं कि जमीन कभी दिन बड़े हो जाते हैं और कभी रातें छोटी हो जाती हैं। तो जब जमीन एक साल में अपने महवर यानी 66 डिग्री एंड हाफ मिनट के एंगल पर झुकी हुई वेस्ट टू ईस्ट मूव करती है, तो इस वजह से सूर्य साल में 2 मरतबा 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि मार्च 21 मार्च को और फिर 23 सितंबर को सूर्य जब इक्वेटर के बिल्कुल ऊपर आ जाता है, तो इन दोनों तारीखों की वजह से थोड़ी बहुत तब्दीली होती रहती है। लिहाजा कुर्रार्स के महवर के लिहाज से ठीक आधा हिस्सा सूर्य की रोशनी के बिल्कुल सामने आ जाता है, जबकि आधा हिस्सा जो है वो दूसरी तरफ अंधेरे में चला जाता है। जब सूर्य यहाँ आएगा तो आधा हिस्सा सूर्य के सामने आ जाता है और आधा हिस्सा क्या हो जाता है, सूर्य से परे चला जाता है। तो इसकी वजह से दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटे का हो जाता है, जिसे हम किस नाम से पुकारते हैं, एक्विनॉक्स के नाम से। इससे आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और फिर जब सूरज जो है वो इक्वेटर की तरफ डिक्लाइन करना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ये 22 दिसंबर को खत्ते जदी यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कि 23.5 डिग्री आप कह सकते हैं साउथ पर वाक़ है, इस पर बिल्कुल उमदन जब सूरज चमकता है यहाँ पर साउथ की तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो जब ये सूरज यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर उमदन चमकता है तो इससे क्या होता है कि जनूबी निसफ कुर्रा में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। ये कब होता है? ये होता है 22 दिसंबर को। जबकि इसके बरक्स जनूबी निसफ कुर्रा में लंबी रातें और दिन छोटे होते हैं। इसको हम सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस के नाम से, ये भी आगे चलकर हमने पढ़ना है। और फिर क्या होता है कि शुमाली निसफ कुर्रा और जनूबी निसफ कुर्रा में रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वजह से मौसम का एक दूसरे के बरक्स होना है। यानी शुमाली निसफ कुर्रा में
आप कह सकते हैं कि अगर गर्मी का मौसम है तो जनूबी निस्फ़ कुर्रा में सर्दी का मौसम होगा, और अगर जनूबी निस्फ़ कुर्रा में गर्मी का मौसम है तो शुमाली निस्फ़ कुर्रा में यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दी का मौसम होगा। फिर इसके बारे आगे चलकर हमने फिर एक्विनॉक्स और जब सोलिस्टिस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिटेल से बताऊंगा कि पोल्स पर 6 माह का दिन और 6 माह की रात होती है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत का कमाल है कि ज़मीन के झुकाव यानी स्मैवर एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की वजह से ये सतह ज़मीन पर तब्दीली रोनमा होती हैं, और मौसम की एक से दूसरे में तब्दीली ज़मीन की रेवोल्यूशन की वजह से है, और 4 मौसम बनते हैं। ये मौसम सूरज से ज़मीन के ख़ास ताल्लुक और मुकाम की वजह से पैदा होते हैं, और इस मुकाम में तब्दीली की वजह से ये एक दूसरे में तब्दील होते रहते हैं। तो रोटेशन ऑफ दी अर्थ की वजह से सिंपली हम कह सकते हैं कि दिन और रात बनते हैं, जबकि रेवोल्यूशन ऑफ दी अर्थ की वजह से मौसम बनते हैं, और 4 मौसम हैं जो दुनिया में स्प्रिंग, विंटर, ऑटम और समर। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्विनॉक्स। व्हाट is meant by equinox? The word equinox comes from two Latin words. Equi means equal and nox means night. So when the sun passes directly over the equator, there are 2 equinoxes each year. It can also mean either of the 2 days when this happens. Equinox shows the beginning of spring and autumn when days and nights are equal. Spring equinox 21st March, autumn equinox 23rd September. Equinox से हम ये मुराद लेते हैं कि ये लातीनी ज़बान के 2 अल्फाज का मजमुआ है। एक है एक्वी, एक्वी से मुराद है कि इक्वल, और नॉक्स से मुराद है नाइट यानी इक्वल नाइट्स, इक्वल डे एंड नाइट्स। इनमें से 21 मार्च को स्प्रिंग, जिसको हम कहते हैं स्प्रिंग एक्विनॉक्स या वर्नल एक्विनॉक्स कहते हैं, और 23 सितंबर को हम ऑटमनल और फॉल इक्विनॉक्स के नाम से कहते हैं। इन दोनों डेट्स को यानी 21 मार्च हो और 23 सितंबर के बाद सूरज अपनी मौसमी हरकत के सबब नॉर्थ और साउथ की जानब निकल जाता है, जहाँ तक कि ये शुमाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में या शुमाली निस्फ़ कुर्रा में अपने इंतहाई आखिरी मुकाम यानी 23.5 नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाता है, और ये 21 जून का दिन होता है जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन होता है, और चूंकि इस दिन शुमाली निस्फ़ कुर्रे का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। जबकि इसके बाद सूरज आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हरकत करता हुआ डिक्लाइन शुरू कर देता है, यहाँ तक कि ये 22 दिसंबर को वापस ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर आ जाता है। जब ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पहुंचता है तो इस पर बिल्कुल ओमदन चमकता है, जबकि जनूबी निस्फ़ कुर्रा में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं, जबकि शुमाली निस्फ़ कुर्रा में ये 22 दिसंबर को सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन होता है। तो स्प्रिंग इक्विनॉक्स से मुराद ये है कि 21 मार्च जो है वो स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, जिसको वर्णन, और 21 दिसंबर को हम ऑटम इक्विनॉक्स यानी 23 सितंबर को हम ऑटम इक्विनॉक्स के नाम से करते हैं। फिर है सोलिस्टिस। सोलिस्टिस से क्या मुराद है? The word solstice comes from the Latin word sol means sun and stis means to stand still. The time of the year when the sun reaches its highest or lowest points in the sky at noon, marked by the longest and shortest days. यानी ये साल में 2 दफा होता है जी। एक है समर सोलिस्टिस 21 जून को, जब सूरज जो है वो हरकत करता हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी 23.5 डिग्री 21 जून को 23.5 डिग्री के जाविये पर ये 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर यानी खत्ते सरतान पर जाकर ये ओमदन चमकता है। तो वहां पर जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के जो इलाके इससे आगे वहां पर मौसम सरमा यानी 21 जून सबसे बड़ा दिन और 21 जून को सबसे छोटी रात होती है। जबकि
समर सोलिस्टिस हम कह सकते हैं कि नॉर्थ पोल इज विंटर, जिसको सोलिस्टिस कहते हैं। विंटर सोलिस्टिस मीन कि नॉर्थ पोल इज far away from the sun and we have the shortest day on 22nd December in the northern hemisphere। जब 22 दिसंबर आता है तो सूरज जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये घूमता हुआ 22 दिसंबर को ये सदर्न हेमिस्फीयर में जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है वहां पर पहुंच जाता है और वहां पर उमदन चमकता है, जिसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन रात लंबी हो जाती है जबकि दिन छोटे हो जाते हैं। और इससे आगे वाले जो इलाके हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में ये होता है कि सबसे लंबा दिन होता है जबकि सबसे छोटी रात होती है। फिर इसकी वजह से दिन और रात जो है वो आगे चलकर 6 माह के दिन और फिर 6 माह की रातें जो है वो पोलर एरियाज के ऊपर होती हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 21 मार्च से लेकर 21 दिसंबर 23 आप कह सकते हैं कि सितंबर के दौरान नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटोरियल एरियाज हैं, जो पोलर एरियाज हैं, वहां पर 6 माह के दिन होते हैं, जबकि 23 दिसंबर से सितंबर से लेकर आप कह सकते हैं कि 21 मार्च तक आप कह सकते हैं कि सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रातें, यानी जो आप कह सकते हैं कि पोलर एरिया नॉर्थ साउथ पोल है वहां पर सबसे लंबे दिन यानी 6 माह के दिन होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस इक्विनॉक्स सोलिस्टिस और इक्विनॉक्स की डायग्राम आपने देखी है। ये 20-21 मार्च का दिन है जिसमें ये जिसको 21 मार्च को यहाँ पर 12 घंटे का दिन और यानी आधा 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में जाएं तो 21, 22, 23 सितंबर को भी यही पोजीशन होती है कि आधे घंटे का 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी दुनिया में ये सिलसिला होता है। फिर दिन और रात बड़े और छोटा होना शुरू हो जाते हैं, जबकि समर सॉलिस्टिस जो है वो 21 जून को जो है वो जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ओमदन चमकता है तो उसकी वजह से दिन बड़े हो जाते हैं, जबकि जनूबी निसुकरा में दिन छोटे होते हैं। जबकि विंटर सॉलिस्टिस जब सूरज 22 दिसंबर को सदर्न हेमिस्फीयर में ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर ओमदन चमकता है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिन छोटे और रातें लंबी हो जाती हैं, जबकि सदर्न हेमिस्फीयर में दिन लंबे और रातें छोटी हो जाती हैं। तो ये 3 टॉपिक्स थे जो आपने पढ़ने। अब मैं आपको एक टास्क देने जा रहा हूं जो कि आपने डिटेल्स इसको करना है। डिस्क्राइब ब्रीफली रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। फिर आपने डेफिनेशन ऑफ इक्विनॉक्स एंड सोलिस्टिस। फिर ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ द रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। इसकी डायग्राम भी बनानी है, रोटेशन ऑफ द अर्थ की भी और रेवोल्यूशन ऑफ द। और ये मैं ऑनलाइन लिंक आपको दे रहा हूँ, इस पर आपने वीडियो सर्च करनी है और रोटेशन और रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ की वीडियो को देखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स, अल्लाह हाफिज।